हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने जा रहे हैं यूपी टेट 2020 और 21 का पीवाईक्यू, जो कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से होगा। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले प्रियंका, इसमें हम अधिगम के सिद्धांत, स्किनर, थॉर्नडाइट, गैने का देखेंगे, बाल मनोविज्ञान देखेंगे, समावेशी शिक्षा देखेंगे, सृजनात्मकता समस्या समाधान क्या है इस पे हम बात करेंगे, और शिक्षण विधिया पे बात करेंगे, है ना। तो पहले भी मैंने पढ़ा चुकी थी कि व्यवहारवाद अधिगम क्या होता है, स्किनर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस स्किनर ने हमने पहले ही बताया था कि चूहे पे किया था और किस पे किया था, और कबूतर पे, है ना। तो स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन, इन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात की थी। ये क्या होता है कि सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि कल हमने जब 2016 का पेपर में डिस्कस किया था तो उसमें भी बताया था, है ना। और इसमें हम क्या बात करते हैं कि पुनर्बलन, मेन तो छात्र कैसा रहता है, सक्रिय रहता है, कैसा रहता है, और वही कार्य ज़्यादा करता है जिसका परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अच्छा आता है ना। जैसे कि इसमें पुनर्बलन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर दूसरा, हमने थॉर्नडाइट का कल भी चर्चा किया था। आप ये देख सकते हैं कि पेपर के पैटर्न में क्या हो रहा है कि बार बार क्वेश्चंस स्किनर और थॉर्नडाइट से ज़रूर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूछ लेगा कि अभिक्रमित अनुदेशन किसके द्वारा ये थ्योरी दी गई है, तो किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। फिर हम थॉर्नडाइट ने कौन सा? एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी, है ना। इन्होंने, हमने पहले भी डिस्कस बताया था कि सीखने का इन्होंने गौर नियम भी बताया था और प्रमुख नियम भी बताया था। प्रमुख नियम में कौन सा है? तत्परता है, अभ्यास है और प्रभाव का नियम है। फिर अधिगम का पदानुक्रम, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? गैने के द्वारा दिया गया था। इसमें सबसे उच्चतर स्तर क्या है? समस्या समाधान है। और सबसे निम्न पे कौन है? संकेत अधिगम है। तो क्वेश्चन पेपर में यही आया था कि इसमें निम्न स्तर पे अधिगम के पदानुक्रम में कौन होगा? तो कौन होगा? संकेत अधिगमन। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज, किससे रिलेटेड है? तो ये पियाजे के किससे है? जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक क्रिया से, ठीक है। फिर ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था कि दो चीज़ होता है, एक तो माता के प्रति प्रेम, तो जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, उनका अपनी माता के प्रति क्या होता है? अत्यधिक प्रेम होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। वही जो लड़कियां होती हैं उनका अपने पिता के प्रति बहुत प्रेम होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। फिर हमारा ये व्यक्तित्व और अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो कि महत्वपूर्ण है, मैंने बार बार कहा है कि इनको याद करना होगा आपको। जैसे कि हल का कौन सा सिद्धांत है, बताइए? हाँ, तो प्रणोद अवकलन सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन, ये किसके द्वारा दिया गया है? सीएल हल के द्वारा। मैकडूगल का कौन सा सिद्धांत है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, इंस्टिंक्ट थ्योरी। और हमारी मूल प्रवृत्तियाँ, मैंने बात भी की थी कि कई सारी हमारी मूल प्रवृत्तियाँ संवेग होती हैं, है ना, ठीक है। फिर फ्रॉयड का कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक, जो कि पहले भी बताया था कि इड, ईगो, सुपर ईगो की बात की थी, है ना। फिर आपका मैस्लो का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता पदानुक्रम, नीड्स, जैसे कि हमें खाने की नीड्स है, सुरक्षा की नीड है, स्वास्थ्य की नीड है, तो ये किसने दिया था? मैस्लो ने। और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। फिर अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड कहते हैं। फिर माइक्रो टीचिंग, जो कि 36 मिनट का होता है, ये हमारे जब हम बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हम माइक्रो टीचिंग करते हैं। और इसमें क्या क्या हम योजना, प्लान, शिक्षण, फीडबैक देते हैं, तो इनका महत्व होता है। ये क्या होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ना। फिर हमारा क्वेश्चन क्या है? शिक्षण विधियाँ, जनतांत्रिक और सत्तावादी। तो इसमें डेमोक्रेटिक मेथड्स कौन कौन से होते हैं? एक तो समस्या समाधान होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोजेक्ट विधि होता है, सामूहिक परिचर्चा होता है, जिसमें कि
बच्चा अपने सूझ का क्या करे कि सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है, समस्या अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उस समस्या को समाधान कर सके। तो उसके लिए कौन सा मेथड है? समस्या। आप कोई बच्चे को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बच्चा प्रोजेक्ट बना रहा है, बता रहा है, तो वो प्रजातांत्रिक विधियां हैं जो कि बाल केंद्रित होती हैं और सक्रिय भागीदारी, जिसका कि सीटेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि बच्चा बाल केंद्रित पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं टीचर्स को, ना कि व्याख्यान विधि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्रजातांत्रिक नहीं है ये, डेमोक्रेटिक नहीं, ये क्या है? सत्तावादी में कौन कौन सी हैं? ऑटोक्रेटिक में व्याख्यान विधि है, शिक्षक केंद्रित है और छात्र पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ये कौन सी विधि होती है? सत्तावादी, ऑटोक्रेटिक, और वो डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है ना। फिर ब्लूम का वर्गीकरण, तो हमें कैसा समस्या समाधान विधि कैसी चिंतन है? तार्किक चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर आधारित है। कैसा है? फिर ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम ने अपना भावनात्मक पक्ष दिया था और ज्ञानात्मक पक्ष भी दिया था। तो क्वेश्चन ये आया था कि ज्ञान क्या भावनात्मक पक्ष में आता है कि नहीं? तो ज्ञान आता है नहीं। भावनात्मक पक्ष में क्या क्या आएगा? आपका कैरेक्टराइजेशन आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, व्यवस्थापन, अवमूल्यन आएगा, वैल्यूइंग आएगा, रिस्पॉन्डिंग आएगा, रिसीविंग आएगा, है ना, आग्रहण। ये ज्ञान क्या होगा, किस में आएगा? ज्ञानात्मक पक्ष में आएगा, ठीक है। इसमें स्मृति होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और रिफ्लेक्टिव होती है। फिर क्वेश्चन ये आया था कि सृजनात्मकता में कौन कौन से कैसे हमारा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले सृजनात्मकता क्रिएटिविटी में क्या क्या प्रोसेस होगा? पहले तो फ्लुएंसी होगी, प्रवाह होगी। फिर क्या होगा सेकंड नंबर पे? फ्लैक्सिबिलिटी होगी, विविधता होगी, क्योंकि बच्चा कई तरीके से सोच सकता है। एक क्वेश्चन का आंसर क्लास के सब बच्चे सेम तो देंगे नहीं, जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार से, तो इसलिए क्या होगी उसमें? विविधता। तो फर्स्ट नंबर पे फ्लुएंसी, सेकंड पे विविधता, एंड थर्ड पे मौलिकता, और फोर्थ पे विस्तारण होगा, है ना। तो ये किस चीज़ का है? सृजनात्मकता के चरण हैं। तो उसमें क्वेश्चन ये आया था कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में एक आपको सीरीज में दिया था, उसमें रॉन्ग दिए थे, आपको करेक्ट लगाने थे, है ना। क्वेश्चंस में ये था। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक, मस्तिष्क उद्वेलन, ये सृजनात्मक चिंतन का विकास है ना। इसके द्वारा अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग है तो एक अच्छा प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान, है ना। तो समाधान विधि में कौन सा विधि है? सूझ का सिद्धांत। तो कल मैंने 16 के पेपर में भी आया था कि सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, और ये इसे कौन सा गेसाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, है ना। और इसे किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। क्योंकि इसमें बंदर क्या सोच रहा है, सुल्तान बंदर, की अचानक से उसे समझ में आ गया कि केले को कैसे उतारा जाए, डंडे की सहायता से, है ना। तो ये समस्या समाधान। फिर चिंता, एंग्जाइटी, समाधान में बाधक कौन कौन से हैं? कि अगर हम चिंता में हैं, एंग्जाइटी में हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हम तार्किक रूप से आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर नकारात्मक मानसिक आपकी वृत्ति है, नेगेटिव आपकी माइंड सेट है। जबकि सूझ, अगर इंसाइट की बात किया जाए तो ये बाधक समस्या समाधान में नहीं है, क्योंकि सूझ के द्वारा ही तो हम समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है? समावेशी शिक्षा, जो कि जिसमें सभी बच्चे क्या होते हैं, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, और नई शिक्षा नीति जो है अब क्या है, वो समावेशी शिक्षा पे जोर दे रहा है। फिर डिसलेक्सिया, जैसा कि आपके सीटेट में भी आ जाता है, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, जो कि पढ़न से रिलेटेड क्या है, रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड विकार है। फिर टीचिंग स्लो लर्नर्स, मंदित मना, जो बच्चे थोड़े से मंद बुद्धि के हैं, उनके लिए कैसा प्रयोग किया जाता है? वैयक्तिक अनुदेशन का, है ना। फिर संवेग और कच्छा अंतःक्रिया, इमोशंस तो मैकडूगल ने 14 प्रकार के इमोशंस की बात की थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, जो कि संवेग होता है कि हम कभी क्रोध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, ये हमारी सब संवेग है। फिर FIACS, फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, ये इसका फुल फॉर्म आया था, तो एक बार आप अपने नोट्स में ज़रूर बनाइए, क्योंकि इससे इजी हो जाता है। फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है ये, और क्वेश्चन यही आया था कि FIACS का क्या है, फुल फॉर्म बताइए। कक्षा में शाब्दिक अंतःक्रिया, शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन, ये सब होते हैं। कौशल क्या होता है कि प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग किया जाए। गलत तरीका,
क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन बच्चों से पूछिए तो एनालिटिकल थिंकिंग बेस्ड पूछिए, कि जैसे बच्चा अपने, जैसे कि बच्चा से आप बोलिए कि मेला में गए थे तो आपने क्या क्या देखा, तो बच्चा एक तार्किक रूप से आंसर देगा ना, कि नहीं कि तुम गए थे कि नहीं, क्योंकि उसमें तार्किकता आई ही नहीं, क्योंकि आपने बस हाँ और ना में क्वेश्चंस पूछ लिया है ना। फिर अधिगम, अंतरण और भाषा, ट्रांसफर एंड लैंग्वेज। धनात्मक अंतरण होता है, जैसे कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना, तो पहले उसने क्या सीख लिया, स्कूटर चलाना सीखा, तो ये कैसा ट्रांसफ़र हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। भाषा की इकाई को क्या कहते हैं हम, ध्वनि ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर आपका मेज़रमेंट, मैंने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कई सारे बताए थे। प्रक्षेपित तकनीक में टैट होता है, रोशाक इंक धब्बा प्रणाली वाली होती है, इंक ब्लॉट होता है ना, पहले भी मैंने, और कल भी क्वेश्चन, तो आप देख रहे हैं कि ये वाले टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आपका सक्रिय, अब मैंने शॉर्ट में बना दिया है, ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इसे बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, और एक इसका शॉर्ट नोट भी आप बना सकते हैं कि सक्रिय अनुक्रिया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, और उद्दीपक अनुक्रिया एसआर थ्योरी थॉर्नाइड ने। अधिगम सोपानिकी लर्निंग हायरार्की की बात किसने की थी, गैने ने। लर्निंग हायरार्की की बात किसने की थी, फिर संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जीन पियाजे ने। मनोविश्लेषणात्मक फ्रॉयड ने, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की थी, है ना। सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा कहा गया था, कोहलर द्वारा। और अंतःक्रिया विश्लेषण इंटरैक्शन एनालिसिस की बात किसने किया था, फ्लैंडर्स ने। किसने किया था। तो इसलिए हम कहते हैं कि विकास क्या होता है, एक मात्रात्मक नहीं है, एक क्वांटिटेटिव नहीं है, बल्कि क्या है, क्वालिटेटिव प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है, एक गुणात्मक प्रक्रिया है। क्या है। फिर ये जो क्वेश्चंस है, अब इसमें हमारा 20 और 21 में दोनों ही डिस्कस कर रही हूँ। तो ये नया पेपर आ गया है आपका, इसमें भी आपको पता ही है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा, गेसाल्ट ट्रांसफ़र, है ना, बुद्धि का, हम ये इन टॉपिकों पे IQ, EQ, व्यक्तित्व मापन, जैविक विविध आधार, क्या क्या है। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, उसमें क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान होता है, अटेंशन, हम किसी चीज़ पे अटेंशन करते हैं, फिर रिटेंशन करते हैं, स्मृति, अपने दिमाग में उसको क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन, प्रेरणा लेते हैं, और फिर कंसोलिडेशन कर देते हैं, संयोजन करते हैं। तो ये किसका सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। किसका है। व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से ही एक दूसरे से सीखते हैं। हम आपसे कैसे सीख रहे हैं, या आप हमसे कैसे सीख रहे हैं, कि हम अवलोकन करते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं, उसका इमिटेशन करते हैं, नकल करते हैं, या आदर्श व्यवहार का प्रतिमान के माध्यम से सीखते हैं। इसे मानव व्यवहार संज्ञानवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठीक है। फिर सूझ या अंतर दृष्टि का सिद्धांत, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं। अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, कि जब हमें शारीरिक या मानसिक सीमा थकान हो जाती है, तो रुचि की क्या हो जाती है, कमी। एक दिन में हम 12 घंटे अगर ज़्यादा पढ़ लिए, 8 घंटे के ऊपर पढ़ लिए, तो हमारा एक टाइम पे क्या होने लगता है, कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो उसके बाद तो क्या बन जाता है, अधिगम में, लर्निंग में हमारे क्या बन जाता है, पठार बन जाता है ना। पूरे ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं हम, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अंतरण कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जिसे मैंने 1 लाइन में किया है, जिससे कि आपको इजी हो बार बार रिवीजन करने में। एक बार आप पेपर लगाइए, पहले पढ़िए, और उसके बाद फिर पेपर लगाइए, फिर देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, इससे बहुत ही आसानी होगी। फिर उदाहरण, दर्पण चित्र परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जीन पियाजे का तो हमने बताया ही था कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने साल होती है, 2 से। फिर जॉन डीवी भी आते हैं, इन्हें भी विचारात्मक चिंतन, समस्या समाधान के लिए तर्क व तथ्य की बात की थी। तो कभी कभी आगमन और निगमन विधि भी आती है। तो आगमनात्मक तर्क क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग, जो कि विशिष्ट से कहाँ चलता है,
सामान्य की ओर, और इसका अपोजिट निगमनात्मक में होता है ना, डिडक्टिव रीजनिंग में होता है ना। हाँ बस, तो हम पहले क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, और फिर सामान्यीकरण, फिर संगणन का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि संगणन का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है बताओ, स्मृति, है ना। मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं संगठित होकर निर्णय में सहायता होती हैं उन्हें कौन सा सिद्धांत कहते हैं, संगणन का सिद्धांत। विस्मृति, किसी समय प्रयास करने पर भी हमें पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफलता होती है ना। हम कभी कभी चीज़ें क्या किए हैं सुबह से शाम कोई पूछ लेता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। ये होता क्यों है, क्वेश्चन ये है कि होता क्यों है, क्योंकि हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे मानसिकता में हो सकता है कि हम कुछ सोच रहे हैं घर के काम में कि अच्छा ये काम नहीं हुआ है, या मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मेरा 2 दिन बाद पेपर है। तो आप कभी कभी क्या हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेस में भी हम चीज़ें क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। हम डिफेक्टिव मेथड्स, अच्छे मेथड से नहीं, हम रट के बस याद कर रहे हैं, सूझ के साथ नहीं याद कर रहे हैं, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे हैं बट दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो हम लिख कर पढ़ें, है ना, उसको इंटरेक्टिव मेथड से पढ़ें। अभ्यास की कमी, आप सोच रहे हो कि बस एक बार में मैम ने पढ़ाया और आपको याद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ा दे, बट जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे आप कोई चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। फिर बुद्धि लब्धि के मापन पे हर साल इससे एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इनटू 100। तो इस पे क्वेश्चन भी आया था कि मानसिक आयु दे देगा आपको, वास्तविक आयु दे देगा, और आपसे पूछेगा कि IQ बताइए कितना होगा। तो आप ये फॉर्मूला से आप नॉर्मल कर सकते हैं। शैक्षिक लब्धि और पिछड़े बालक, शैक्षिक लब्धि प्रतिपादक कौन था, सिरिल बर्ड थे, कौन थे, ठीक है। रेवन का भी परीक्षण हुआ था, तो इनके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। संस्कृति मुक्त और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट। फिर मैंने अभी बताया ही था कि व्यक्तित्व मापन के कई सारे विधियाँ होती हैं, जिसमें से एक हमारा रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट भी है ना। हरमन रोशा द्वारा इसे 1921 में इसका प्रयोग किया गया था। टैट क्या होता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, TAT, ये किसके द्वारा दिया गया था, मॉर्गन एंड मूरे ने दिया गया था, है ना। फिर क्या है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है, क्या है, ये विलियम स्टर्न द्वारा, ये भी व्यक्तित्व का मापन करता है, क्या करता है, व्यक्तित्व का। फिर मैंने मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों की भी बात की थी कि जैसे उन्होंने क्या क्या मिली, कुछ कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि भय की बात की थी, पलायन की बात, युत्सा, हमारे अंदर जाने की प्रवृत्ति हो, निर्वृत्ति, रिपल्सन हो, एंगर, घृणा किसी से करना, ये सब हमारे क्या हैं, संवेग, है ना, मूल प्रवृत्तियां हैं। क्रैशमर के शरीर प्रकार, इन्होंने बॉडी टाइप्स कैसा बताया था क्रैशमर्स ने, ये भी आता है। तो ये गोलकाय की बात की थी इन्होंने। तो गोलकाय जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मिलनसार। सुडौलकाय ये ऊर्जावान, काफ़ी आप अगर सुडौल हो गए तो ऊर्जावान, और लंबा जो लंबा होगा वो क्या होगा, एकांत प्रिय होगा, है ना। फिर व्यवहार के जैविक आधार, फिर क्वेश्चंस कल भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि मैंने कहा था कि ग्रंथियाँ किससे कौन से एंजाइम्स निकल रहे हैं, हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको ये वाले चैप्टर भी करने होंगे, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क एडर्नल, जैसे कि मैंने बताया था ना कि उड़ो, है ना, फियर, तो ये कौन सी ग्रंथि सीक्रेट करती है, हाँ, एड्रेनल ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को सीधे रक्त में छोड़ती है, ठीक है। लार ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है ना। ये सारी कौन सी होती हैं, है ना, एंडोक्राइन, और एक एक्सोक्राइन होता है। वंशानुक्रम प्रत्यागमन का सिद्धांत, तो कभी कभी हमें ज़रूरी नहीं है, दोनों ही हो सकता है ना। कभी बच्चे प्रतिभाशाली भी बन सकते हैं, और कभी कभी क्या हो सकते हैं, मंद बुद्धि, हो सकता है कि उनकी किसी और पीढ़ी से आए बच्चे में। फिर आप में कुछ क्वेश्चंस मध्याह्न, जो कि मीडियन का डेफिनेशन पिछले 2016 के पेपर में पूछा था, इसमें क्वेश्चन ही पूछ लिया है कि इसका मध्याह्न निकालिए। तो आपका ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि
n/2th एंड n/2th+1/2। थर्ड पद और चौथे पद को हम ले लेते हैं, जो कि हम पहले इसे लगा लेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये है कि शिक्षा का अधिकार, ये कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है शिक्षा का अधिकार? 21A में। 6 से 14 साल के बच्चों, जो कि प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे कैसा दिया जाता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, है ना। खाने का भी अधिकार है हमारा, ये भी एक क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। बच्चों को वहाँ पे मिड डे मील दिया जाता है स्कूल में। फिर अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव निषेध है ना। 45 क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था का देख रेख है। तो इसलिए आपको मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, फिर आपका साथ साथ मौलिक कर्तव्य क्या है, नीति निदेशक तत्व क्या है, कौन से आर्टिकल हैं, पंचायती राज के क्वेश्चंस कौन से आर्टिकल है, और ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन्हें भी आपको देखना होगा, क्योंकि पंचायती राज से भी क्वेश्चन आता है, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट दोनों में बहुत प्रमुख है। फिर अंतर्दर्शन, स्वयं के व्यवहार का अवलोकन सबसे प्राचीन और व्यक्तिनिष्ठ विधि है। उत्तम परीक्षण, इसमें क्या होना चाहिए? आपके गुड टेस्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए, वैधता, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तु निष्ठता होनी चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान, परसेप्शन, संवेदना प्लस अर्थ बराबर क्या होता है? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो ये 20 और 21 का जो भी सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे चाइल्ड डेवलपमेंट के, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसका एसएसटी का पार्ट बचा है, वो हम आगे वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आप लोग अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते रहिए, इसके शॉर्ट्स नोट्स बनाइए। थैंक यू। कैसा था?